नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक जो है भारतीय कला एवं कलागत तत्व, तो इस टॉपिक का अध्ययन करने चल रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कला का अर्थ। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। जैसे मूर्ति बनाना हो गया, चित्र बनाना हो गया, भवन तथा मंदिर बनाना, गीत गाना, काव्य रचना आदि शब्द क्या है, कला का ही एक रूप दिखाई देता है। तो यहाँ पे कला का अर्थ दिया गया है। आगे देखते हैं, कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो ऋग्वेद में हुआ था। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और कल धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। प्रश्न आता है कि कला शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ है, तो कल धातु से, और कल धातु का अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसको कड़ धातु भी मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है, कल धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ होता है प्रेरित करना। और कुछ विद्वान इसको कड़ धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। आगे देखते हैं, कुछ विद्वानों ने कला की परिभाषा दी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इन परिभाषाओं को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। तो प्लेटो के अनुसार कला की जो परिभाषा है, कला शब्द की अनुकृत है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कला शब्द की अनुकृत है किसने कहा था, तो प्लेटो ने। दूसरा देखते हैं, अरस्तु के अनुसार कला क्या है, तो कला प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार जो है कला प्रकृति का अनुकरण है। और फ्रायड ने वहाँ पर कला के विषय में बताया है कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। फ्रायड वेरी इंपॉर्टेंट है, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। क्रोचे महोदय ने भी कला के विषय में बताया है। क्रोचे महोदय ने कहा कि हर एक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति करता है। एक क्रोचे महोदय ने कला के विषय में अपनी परिभाषा दी है। टॉलस्टॉय के अनुसार अगर हम देखें कला, तो टॉलस्टॉय ने कला भाव की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिससे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जागे, वही क्या होता है, कला होता है। टॉलस्टॉय के अनुसार। हीगल महोदय ने कहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इस बार, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसके अनुसार कहा गया है कला की परिभाषा, तो हीगल महोदय के द्वारा। रस्किन महोदय ने कहा है कि कला में मनुष्य जो है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। तो कला में मनुष्य अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, किसने कहा है, हीगल महोदय ने कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला की परिभाषा दी है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। अगला देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमारे बोध के लिए मिलता है वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति करती है। निस्ते के अनुसार, कला जीवन के कड़वे अनुभव से मुक्ति का माध्यम है। निस्ते के अनुसार कला जो है जीवन के कड़वे अनुभव से मुक्ति का माध्यम है। अब आते हैं कला का वर्गीकरण। तो कला का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। कला विलास पुस्तक किसकी है, क्षेमेंद्र की। उस पुस्तक में इन्होंने 64 जन उपयोगी कला, 64 सुनारों की कला, 64 वेश्याओं की कला और 10 भेषज कलाएं, 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएं और 32 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया है। तो क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में जो है तमाम प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। उनमें 64 जन उपयोगी कला है, 64 सुनारों की कला है, 64 वेश्याओं की कला है, 10 भेषज कलाएं हैं, 16 कायस्थों की कला है, 100 सार कलाएं हैं,
32 धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी कलाएं हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि क्षेमेंद्र ने कला विलास पुस्तक में धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी कितनी कलाओं का वर्णन किया है, तो 32। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, कला का वर्गीकरण दो बिंदुओं के आधार पर करते हैं। क्या है? एक उपयोगी कला की श्रेणी में आता है, एक ललित कला की श्रेणी में आता है। अच्छा, उपयोगी कला क्या होती है? उपयोगी कला जो हमारे जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है वो उपयोगी कला कहलाता है। जैसे हो गया आभूषण निर्माण, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी, ये सब क्या है? व्यवसायिक कार्य इत्यादि की पूर्ति करता है और हमें भौतिक सुख प्रदान करता है और हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए इसको उपयोगी कला के अंतर्गत रखते हैं। ललित कला क्या है? ललित कला का मात्र एक उद्देश्य है, केवल मानसिक या आध्यात्मिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना। ये ललित कला का एकमात्र उद्देश्य होता है। और ललित कला के अंदर 5 प्रकार की कलाएं मानी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इसको। ललित कला के मुख्यतः 5 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? चित्रकला आता है, उसमें मूर्ति कला आता है, वास्तुकला आता है, संगीत कला आता है और काव्य कला आता है। ये 5 प्रकार की कलाएं ललित कला के अंतर्गत रखी गई हैं। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ललित कलाओं के अंतर्गत कितने कलाओं को रखा गया? 5। कौन कौन से? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है चित्रकला की परिभाषा क्या है। चित्रकला और ललित कला, मूर्तिकला, इसके विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले चित्रकला देखते हैं। चित्रकला मनोभावों तथा विचारों के अत्यधिक स्पष्ट करने से सक्षम होती है। इसका जो आधार होता है रंग और ब्रश होता है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि चित्रकला का आधार क्या होता है, तो चित्रकला का आधार रंग और ब्रश होता है। वहीं मूर्तिकला का आधार क्या होता है? पाषाण तथा पत्थर के औजार होते हैं। मूर्तिकला किससे बनता है? तो मूर्तिकला पाषाण पत्थरों से, ठीक है, बनते हैं। तो पत्थरों और औजारों का ही इसका आधार होगा। वास्तुकला, वास्तुकला देखते हैं। वास्तुकला जो मंदिर, भवन, चर्च, मस्जिद, बांध, पुल, ये सब निर्माण किए जाते हैं, तो इनका आधार क्या है? इनका आधार होता है चूना तथा मिट्टी। वास्तुकला का आधार क्या है? चूना और मिट्टी। और संगीत कला का आधार क्या है? स्वर और नाद। संगीत कला का जो संगीत के द्वारा या संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव किया जाता है वो क्या है? स्वर और नाद। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संगीत कला का आधार क्या होता है? स्वर और नाद। काव्य कला का क्या आधार होता है? काव्य कला का आधार जो होता है शब्द तथा अर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसका आधार पूछा गया और इसका आधार पूछा जा सकता है। आगे आते हैं ललित कला के भेद। चलिए ललित कला के भेद देखते हैं। ललित कला के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ठीक, ललित कला के 2 भेद होते हैं, एक रूपप्रद कलाएं, दूसरा अरूपप्रद कलाएं। अब बात करते हैं कि रूपप्रद कलाएं क्या होती हैं। तो रूपप्रद कलाएं का मतलब होता है कि जिसका हम चाक्षुष रूप होता है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दिखाई देता है, वो हमारी रूपप्रद कलाएं हैं। जैसे चित्रकला क्या है? रूपप्रद कला के अंतर्गत आएगा। मूर्तिकला हम देख सकते हैं, वास्तुकला हम देख सकते हैं, तो ये सब क्या रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत आता है। दूसरा देखते हैं अरूपप्रद कलाएं क्या है? जिसको हम देख नहीं सकते, चाक्षुष रूप नहीं होता है, वो अरूपप्रद कलाएं हैं। जैसे भाव अनुभव होता है। संगीत कला, संगीत कला हम सुन सकते हैं। काव्य कला, इसको हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये अरूपप्रद कलाएं होती हैं। तो 2 प्रकार की कलाएं हैं, एक रूपप्रद कलाएं, दूसरा अरूपप्रद कलाएं। तो ललित कला के भेद हो गए। अब आगे आते हैं ललित कला के प्रकार। तो ललित कला के प्रकार इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपका क्लास 1 था, इसके बाद क्लास 2 में ललित कला के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।